साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। युवा निर्माण शिविर में उपस्थित पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी रामवेश जी, चौधरी हरि सिंह सैनी जी, बिरजानंद एडवोकेट साहब, देवेंद्र सैनी जी, श्री दलबीर आर्य, श्री राधेश्याम आर्य, मंच पर उपस्थित अन्य विद्वजन, यहाँ पर उपस्थित हिसार के आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, विद्यालय के पदाधिकारीगण, श्री दीक्षेंद्र जी, मेरे नौजवान साथियों और शिविर में भाग ले रहे प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती और सम्मान की बात है कि मुझे आप सबने और आपकी ओर से स्वामी आर्यवेश जी ने इस शुभ अवसर पे याद किया कि जहां आर्य समाज देश की युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए शिविर लगा रहा है, वहां मुझे आने का अवसर मिला। जैसे स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में बताया, मेरे परिवार का आर्य समाज से बरसों से, सदियों से अटूट संबंध रहा है और वस्तुतः मेरा परिवार एक साधारण किसान परिवार था पंजाब का। जब तक महर्षि दयानंद जी के सम्मुख मेरे परदादा सरदार अर्जुन सिंह जी को जाने का, उनसे भेंट करने का और उनसे दीक्षा लेकर आर्य समाज में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला। बहुत वर्षों पहले 1870 के बाद महर्षि दयानंद जी पंजाब आए गुजरात से, और वहां मेरे परदादा सरदार भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह जी की उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनसे दीक्षा ली और उस मुलाकात के बाद, उस दीक्षा लेने के बाद मेरे परिवार के कदम देशभक्ति के रास्ते पे, स्वाधीनता की लड़ाई के रास्ते पे, इस देश को अंग्रेजों की दास्ता से छुड़ाने के रास्ते पे आगे बढ़े। उस दीक्षा का, उस मुलाकात का ये असर हुआ कि सरदार अर्जुन सिंह ने अपने तीनों बेटों को आर्य स्कूलों में पढ़ाया। शहीद भगत सिंह के पिता और मेरे दादा सरदार किशन सिंह जी के दो छोटे भाई अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी आर्य स्कूलों में पढ़े और उस विचारधारा को ग्रहण किया और स्वतंत्रता के आंदोलन में लग गए। सरदार स्वर्ण सिंह 1910 में लाहौर जेल में अंग्रेजों की यातनाएं सहते हुए शहीद हो गए। भगत सिंह जी के दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, उन्हें निर्वासित करके बर्मा भेजा गया। 2 वर्ष तक वो मांडले की जेल में शाही कैदी बना के रखे गए और बाद में जब सरदार अजीत सिंह लौट के स्वदेश आए, उन्हें दोबारा लंबे मुकदमा चला के जेल में डालने की साजिश थी, तो वो ईरान होते हुए यूरोप चले गए और अगले 39 वर्षों तक उन्होंने यूरोप में रह के भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। उन्होंने नेताजी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज बनाई और 1947 के प्रारंभ में वो भारत आए। आपको आश्चर्य होगा कि जब गर्मियां हुई 1947 की, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक सरदार अजीत सिंह देश से बाहर रहे थे, तो वो लायलपुर और लाहौर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके। डलहौजी उन्हें डॉक्टरों ने जाने के लिए कहा और 14 अगस्त की रात को पूरी रात उन्होंने जो स्वतंत्रता का हस्तांतरण था, सत्ता के हस्तांतरण की बात उन्होंने रेडियो पे सुनी और 15 अगस्त की सुबह परिवार को इकट्ठा करके कहा कि मेरी जिंदगी का मिशन पूरा हो गया, मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो गया और मैं चलता हूँ। और 15 अगस्त 1947 को सुबह उन्होंने प्राण त्याग किए। सरदार किशन सिंह जी पर भी 42 मुकदमे चले। ये वो माहौल था जिसमें सरदार भगत सिंह का बचपन बीता, जहां
घर में हर वक्त कोई ना कोई क्रांतिकारी, कोई ना कोई आज़ादी के सेनानी आया करते थे और यहीं से उन्हें विरासत में देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा मिली। सरदार भगत सिंह ने प्रेरणा ली महर्षि दयानंद जी से, गुरु गोविंद सिंह से और दो युवा क्रांतिकारियों से, खुदीराम बोस और करतार सिंह सराभा, जो बहुत छोटी उम्र में 19 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़े हुए। करतार सिंह सराभा अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए और वहां उन्होंने गदर पार्टी का निर्माण किया कुछ लोगों के साथ मिलकर और 1915 में भारत आए, यहां पकड़ लिए गए और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़ गए। उन्होंने पंजाबी में कहा, सेवा देश की करनी बड़ी औखी, गल्ला करनी है ढेर सुखलियां ने। बातें करनी बहुत आसान है और देश की सेवा के लिए अपने प्राण अर्पित करना बहुत मुश्किल है। और ये कहते कहते वो हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़े। सरदार भगत सिंह 11-12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग में गोली चली। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में बिना किसी कारण के जो कुछ लोग इकट्ठा थे बैसाखी का दिन मनाने के लिए, उन निहत्थे निर्दोष नागरिकों पे गोली चलाई और हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें बच्चे थे, जिनमें औरतें थी। सरदार भगत सिंह 12 वर्ष के थे, वो अंदर तक हिल गए और एक दिन लाहौर में अपने स्कूल से बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से अमृतसर आए। सारा दिन जलियांवाला बाग में रहे, वहां से शहीदों के खून से लथपथ मिट्टी को लेके एक शीशी में भर के ले गए। मेरी बुआ बीबी अमर कौर, जो बहुत छोटी उम्र की थी तब, वो हंसते खिलखिलाते उनके पास आई कि वीरा जी आपने बहुत देर कर दिया, आज कहाँ चले गए थे। सरदार भगत सिंह ने उन्हें कहा, बहन आओ नमन करो इस मिट्टी को जिसमें देश के निर्दोष नागरिकों का खून मिला हुआ है, जिन्हें बिना किसी वजह के अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। ये वो घटना थी जिसने भगत सिंह को अंदर तक हिला के रख दिया और आज़ादी के दीवाने बना दिया और आज़ादी के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। सरदार भगत सिंह और उनके साथी महात्मा गांधी की कॉल पे, उनकी आह्वान पे देश की आज़ादी के लिए लगे असहयोग आंदोलन में। लेकिन जब एक छोटी सी घटना के बाद गांधी जी ने 1922 में अपना आंदोलन वापस ले लिया, चौरा चौरी की घटना के बाद, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे सैकड़ों दूसरे नौजवान, उनके मन में विचार उठा कि क्या देश की आज़ादी के इतने बड़े आंदोलन को एक छोटी सी घटना की वजह से रोक दिया जाना उचित था। इस बात ने उन्हें गांधी से, असहयोग आंदोलन से और उस सारे धारा से अलग कर दिया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी दल का गठन किया जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा और देश की आज़ादी के लिए, देश की जनता को जागृत करने के लिए अपने तौर पे उन्होंने अभियान चलाया। भगत सिंह देश के कई प्रांतों में गए और जो क्रांतिकारी बिखरे पड़े थे उन्हें इकट्ठा करके उन्होंने एक माला में पिरोया, एक संगठन के अंदर लाए। उनके दल के साथियों ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा। आपने शायद पढ़ा हो, काकोरी के 4 शहीदों को फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, और बहुत से लोगों को आजीवन कारावास मिले। ये सब हथियार इकट्ठा करके अंग्रेजों से लड़ने का एक प्रयास था। जैसे स्वामी जी ने जिक्र किया, बिस्मिल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल पक्के आर्य समाजी थे और उनके साथी अशफाक उल्लाह खां इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और वो ठाकुर साहब, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास आर्य समाज शाहजहांपुर के भवन में रहा करते थे। तो देश
के आज़ादी के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने प्रांत, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के संघर्ष किया और बलिदान दिए। सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय पे लाठी चला के उन्हें शहीद करने वाले पुलिस अफसर सैंडर्स से भी बदला लिया, क्योंकि बंगाल की नेत्री वासंती देवी ने आह्वान किया था कि क्या इस देश के युवाओं में वो ताकत है कि वो अपने बुजुर्ग नेता के बलिदान का बदला ले सके। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठियों से घायल किया गया था, बाद में उनकी मृत्यु हुई। इस चैलेंज को सरदार भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु चंद्रशेखर आजाद उन्होंने कबूल किया और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को गोली मार दी जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई। सरदार भगत सिंह को एक इंसान का खून बहाने का अंत तक अफसोस रहा, लेकिन उनका कहना था कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए ऐसे मौके आते हैं जब आपको एक्शन लेना पड़ता है। सरदार भगत सिंह ने इस देश में समतावादी समाज की कल्पना की थी, जहां गरीब और अमीर में बहुत फर्क ना हो, जहां भाषा, प्रांत, धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, जहां छुआछूत ना हो। और इस बात के लिए उन्होंने अपने दल के नाम के साथ समाजवाद शब्द जोड़ा और बाद में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में, जहां आज हमारी लोकसभा बैठती है, वहां पर जब 2 बिल पेश किए गए जिन्हें केंद्रीय असेंबली के सदस्यों ने नामंजूर किया था और अंग्रेज सरकार अपने विशेषाधिकार से पास करने जा रही थी, उस दिन 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके। वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, वो बम उन करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज को उठाने के लिए थे, अंग्रेजों को बहरे सरकार के कानों में डालने के लिए थे, जो इस देश की आजादी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए वहां अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और बीके दत्त चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कराया और अगले पौने 2 वर्ष अलग अलग अदालतों में उनका केस चला। सरदार भगत सिंह ने अपना कोई वकील नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो काम हमने किए हैं हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों किए, हमारा उद्देश्य क्या था और हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने अपनी पैरवी खुद की। जिस समय सेशन कोर्ट दिल्ली या लाहौर में, हाई कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में जब उनका मुकदमा चला विशेष अदालत में, तो प्यारे बच्चों, अदालतों में बहुत गमगीन माहौल होता है, बड़ा सीरियस माहौल होता है, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी जब वहां आते थे तो लगता था जैसे कोई उत्सव हो। अभी हमारे साथी ने बहुत सुंदर ढंग से मेरा रंग ने बसंती चोला जो गाना गाया, इस गाने से वो अदालतें गूंजती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वो नगमे अदालत में गूंजते थे और लगता था जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सरदार भगत सिंह ने पौने 2 वर्ष के अपने जो उनका मुकदमा चला, उसमें वो सारे अपने उद्देश्य सामने रखे जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। जब उन्हें जेल में रखा गया, उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की, क्योंकि उस समय अपराधियों में और राजनीतिक कैदियों में कोई अंतर नहीं था। 118 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और ABC क्लास जो बनाई गई, ये भगत सिंह और उनके साथियों के संघर्षों का परिणाम है। उन्होंने बहुत अध्ययन किया। आज आपकी जो उम्र है वो अध्ययन की और कुछ सीखने की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरदार भगत सिंह ने
विश्व की सभी क्रांतियों का अध्ययन किया, चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस और आयरलैंड की हो, और उन्होंने बहुत पढ़ के अपने विचारों को पुष्ट किया। उससे ये प्रेरणा मिलती है हम सबको कि हम लोग भी बहुत अध्ययन करें इतिहास का, या आज जो वैज्ञानिक हमारे विषय है उनका, और अध्ययन करके हम अपने मार्ग को, अपने जीवन को आगे प्रशस्त कर सकते हैं। सरदार भगत सिंह का ये कहना था कि जो बात आपको कही जाए, आंख मूंद के उस पर विश्वास ना करें, तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पे उसे कसें और देखें कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। और ये वैज्ञानिक सोच उन्हें महर्षि दयानंद जी से मिली थी। जब 7 अक्टूबर 1930 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई, तो उनके साथी शिव वर्मा और जयदेव कपूर, जिन्हें उम्र कैद हुई थी और वो अंडमान जाने जा रहे थे, उनसे मिलने के लिए फांसी की कोठरी में लाहौर सेंट्रल जेल में आए। जयदेव कपूर ने सरदार भगत सिंह से पूछा कि सरदार, इतनी छोटी उम्र में आप चले जाएंगे, 23 साल की आपकी उम्र है और कुछ महीनों बाद आपको फांसी दे दी जाएगी, क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आपकी जिंदगी भी लंबी होती? तो सरदार भगत सिंह ने उन्हें कहा कि एक इंसान होने के नाते मेरे दिल में भी ये हसरत है, मेरे दिल में भी ये कामना होती है कि मेरा जीवन लंबा होता। लेकिन जब मैं इस आंदोलन में, स्वतंत्रता की इस लड़ाई में कूदा था, तो अंग्रेजों के आदेश के बिना, उनकी सरकार के हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। और आज फांसी की इस छोटी सी कोठरी में मुझे देश के चारों कोनों से उठती इनकलाब जिंदाबाद के नारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक छोटी सी जिंदगी की इससे बड़ी कीमत और मुझे क्या मिल सकती है? उन्हें, उनके साथियों ने कहा कि आप ब्रिटिश सरकार से, वायसराय से दया की अपील करें। सरदार भगत सिंह ने मना किया कि मैं ब्रिटिश सरकार से दया की कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, जिसे मर्सी पिटीशन कहते हैं। लेकिन उन पर दबाव डाला गया कि नहीं, आप जरूर एक बार अपील करके देखें ताकि आपकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाए। अगले दिन उन्होंने कहा आप अगले दिन आइए। जब साथी अगले दिन मिलने आए तो उन्होंने कहा मैंने रात में वायसराय को वो दया की प्रार्थना भेज दी है। और उन्हें, अपने साथियों को उन्होंने उसका जो मजमून था वो दिखाया कि ये पढ़िए आप। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे पे आरोप लगाया गया है कि हमने बादशाह के खिलाफ जंग की है, ब्रिटिश बादशाह के खिलाफ हमने युद्ध किया है, और क्योंकि हमने युद्ध किया इसलिए हम युद्धबंदी हुए। तो मेरी आपसे ये अपील है कि बजाय फांसी देने के ब्रिटिश फौजी दस्ता भेज के हमें गोली से उड़ाया जाए, जैसा कि युद्धबंदी उसके साथ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उन्हें सरदार भगत सिंह के जीवन से दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि एक तो अंत तक उनके मन में लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति कभी भ्रम नहीं हुआ उन्हें, और उन्होंने कभी अपने जीवन को बचाने की चेष्टा नहीं की। उन्हें पता था कि अपने जीवन का दान देके, अपने जीवन को भारत माता के चरणों में चढ़ा के इस देश की सोई हुई जनता को वो जागृत कर सकते हैं। आखिर तक उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि उनकी फांसी टले। और दूसरी बात कि उन्होंने ये कल्पना की कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं, आज़ादी के बाद कैसा समाज बने इसकी कल्पना उन्होंने की। उनका वजन फांसी की कोठरी में बढ़ गया, और जैसे आपको मालूम हो शायद कि 24 मार्च को सुबह उन्हें फांसी देने की बात तय थी। उन्हें 23 तारीख को शाम को फांसी दे दी गई। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाने जेल के अधिकारी आए तो सरदार भगत सिंह ने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि कुछ घंटे पहले, एक रात पहले मुझे फांसी क्यों दी जा रही है। वो हंसी खुशी जो पुस्तक पढ़ रहे थे, किसी क्रांतिकारी के जीवन चरित्र को पढ़ के किताब उन्होंने उछाली और कहा चलो। और जाके जो मैजिस्ट्रेट, अंग्रेज मैजिस्ट्रेट वहाँ फांसी घर में था, उसे कहा कि मिस्टर मैजिस्ट्रेट,
आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आपको ये देखने का अवसर मिलेगा कि भारत के नवयुवक सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, वो अपने। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।